किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट के जरिए हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर लाते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट मंत्रालय से। बीज उत्पादन, बीजों की गुणवत्ता और बीजों के प्रमाणीकरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए रुख करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का, जहां पर इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सहायक निदेशक पारुल जैन। बीज कृषि की पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यदि बीज अच्छा है तो आधी फसल पहले ही जीत ली जाती है, परंतु सच्चाई में किसान द्वारा कई समस्याएं, बीज संबंधित समस्याओं का सामना किया जाता है, जिनमें से कुछ है कि अक्सर उन्हें नकली या घटिया बीज मिल जाते हैं, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है और भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सही किस्म का बीज समय पर प्रस्तुत होना किसान के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनता है, और यदि बीज की गुणवत्ता खराब निकले तो जवाबदेही तय करना लगभग असंभव हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शुरू किया है साथी पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है बीज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने। साथी पोर्टल में सबसे बड़ी विशेषता है ट्रेसेबिलिटी और क्यूआर कोड टैगिंग। अब हर बीज की थैली पर क्यूआर कोड होगा। किसान इसे स्कैन करके यह जान सकता है कि वह बीज कहाँ से आया है, किस एजेंसी ने उसका उत्पादन किया है और प्रमाणन किया है। इस डिजिटल ट्रेसेबिलिटी से नकली और मिलावटी बीजों पर रोक लगेगी, पूरी आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही सुनिश्चित होगी और किसान को हानि कम होगी। आइए अब कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का रुख करते हैं और देखते हैं कि वरिष्ठ कृषि अभियंता यतिन नुपुर हमें क्या जानकारी दे रही हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक ऐसी योजना है जो भारत में कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, जिसके अंतर्गत हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं अपने नवीनतम और उत्कृष्ट एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन मशीनरीज़ के बारे में, और हम इस योजना के अंतर्गत स्किलिंग कार्यक्रम का भी संचालन करते हैं। हम इस स्किलिंग प्रोग्राम आज पूरे भारत में स्मैम योजना के तहत अलग अलग संस्थानों द्वारा संचालित करते हैं, जिसमें कि फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। दूसरा हमारे ICAR संस्थान जो कि पूरे भारत में है, उसके द्वारा भी होता है। तीसरा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, उनके द्वारा भी हम संचालित करते हैं। चौथा हमारे कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके द्वारा भी हम इस स्किलिंग प्रोग्राम का संचालन करते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे स्टेट के, उनके द्वारा भी हम इसका संचालन करते हैं। तो भाइयों एवं बहनों, मैं FMTTI फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स की विस्तृत जानकारी देना चाहूँगी, जो कि हमारे पूरे भारत में 4 जगहों पे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। हमारा पहला संस्थान है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बुदनी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। हमारा दूसरा संस्थान है
नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो कि हिसार हरियाणा में है, इसकी स्थापना 1963 में हुई। हमारा तीसरा संस्थान है साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1983 में हुई। और हमारा चौथा संस्थान है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना विश्वनाथ चराली में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई। हम इन 4 संस्थानों के द्वारा अपने पूरे भारत के किसान भाइयों को नवीनतम और उत्कृष्ट कृषि मशीनीकरण से संबंधित जितने भी नवीनतम उपकरण हैं उसकी प्रशिक्षण देते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे FMTTIs के एक्सटेंशन सेंटर्स भी हैं अलग अलग जगहों पे जिसका उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे सकें। तो हमारे इन चारों संस्थानों का, हमारे FMTTIs का मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण देना नवीनतम आधुनिक कृषि मशीनीकरण से संबंधित मशीनों के बारे में। दूसरा है परीक्षण करना जिससे कि हम ये कह सके या हम सुरक्षित कर सके कि हमारे किसान भाइयों के पास जो मशीन जा रही हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी की है, उत्कृष्ट हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पर कई तरह की दालें उगाई जाती है। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण दालें मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसलिए यहाँ पर इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं कि दलहनी फसलों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से डॉक्टर संजीव कुमार झा। भारतवर्ष दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक भी है। हमारे देश में लगभग 1 दर्जन से अधिक दलहनी फसलों की खेती की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से 5 दलहनी फसल हैं, जैसे चना, मूंग बीन, तुर जिसको हम अरहर भी कहते हैं, उड़द और मसूर। ये 5 प्रमुख फसलें हैं। लगभग इनकी खेती 89% एरिया इन्हीं के 5 के फसलों के लिए है। इसके अलावा भी मटर, खेसारी, लोबिया, मोठ बीन, गुआर, फबा बीन, इस तरह की दलहनी फसलें और भी हैं जिनकी खेती की जाती है। हाल के वर्षों में जो हमारे भारत सरकार के NFSM मिशन जो थी, खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत 2 दलहनी फसलों खासतौर से चना और मूंग बीन, इनके उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये हाल के वर्षों में देखा गया कि जो 3 अन्य प्रमुख फसलें हैं, जो अरहर, उड़द और मसूर, इनका आयात बहुत बढ़ गया है। पिछले 2 वर्षों में खास तौर से देखा गया कि इनका आयात बहुत बढ़ गया है और इस तरह से ये मिशन का जन्म हुआ है, जिसमें खास तौर से इन 3 प्रमुख दलहनी फसलों अरहर, मसूर और उड़द, इन्हीं 3 फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस मिशन के तहत और इनके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। और ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2029 तक इन तीनों फसलों के आयात को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा और देश आत्मनिर्भर हो जाएगा दाल के मामले में। इन तीनों फसलों के कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं, तो तुर के लिए, अरहर के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 5 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इनकी खेती होती है। उड़द के लिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 5 प्रमुख राज्य हैं। और मसूर के लिए हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ये 5 प्रमुख राज्य हैं। इस आत्मनिर्भरता वाली मिशन जो दाल की है, इसके लिए जो लक्ष्य रखा, जैसा मैंने बताया कि 2029 तक हमें इनके आयात, इन तीनों फसलों के आयात
पूर्णतया बंद कर देना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब इनका उत्पादन बढ़ाया जाए। इनकी उत्पादन जो भी है वो लगभग ये 35% क्षेत्रफल में इन तीनों की खेती होती है, कुल दलहनी क्षेत्रफल की, और ये लगभग 30% योगदान देती हैं। यदि ये योगदान इनका बढ़ाया जाए, और ये तभी संभव होगा जब हम नवीनतम उन्नत किस्मों को, उनके बीजों को, गुणवत्ता युक्त बीजों को खेती में लाएंगे और किसानों में जागरूकता पैदा करेंगे, तो इस मिशन का काम यही होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। कपास खरीफ की एक नकदी फसल है और इस लिहाज से सितंबर का महीना कपास की खेती के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसानों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है कि खेती की बारीकियां हैं क्या। तो आइए जानते हैं कि कपास की खेती के दौरान किस तरह से सिंचाई और खाद की संतुलित मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। कपास एक रेशेदार पौधा है जिससे सफेद सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ये मालवेसी कुल का सदस्य है और खरीफ मौसम की एक नकदी फसल है। कपास के मुख्य प्रकारों में एशियाई कपास और अमेरिकन कपास शामिल हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कपास के बीजों को पौधे से अलग किया जाता है और फिर बीजों से रेशों को अलग किया जाता है। कपास के रेशों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, जिन्हें सूती वस्त्र कहते हैं। यही कारण है कि कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। बरसात के मौसम में कपास की फसल में कीट और व्याधियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में किसान अपनी फसल का खास ख्याल रखें। आपको बता दें कि कपास की फसल में जितनी जरूरत रोग और कीट नियंत्रण की है, उतना ही आवश्यक है संतुलित मात्रा में सिंचाई और उर्वरकों का छिड़काव। उर्वरकों के प्रयोग की बात करें तो कपास की फसल में अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर किया जाना चाहिए। कपास की देसी प्रजातियों के लिए 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कपास की फसल के लिए लाभदायक पाया गया है। बात करें सिंचाई की, तो कपास की सिंचाई की पहली आवश्यकता बुआई के 30 से 35 दिन बाद होती है। कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप सिंचाई अपनाने से पानी की बचत होती है और उपज में वृद्धि होती है। इस प्रकार उर्वरकों और पानी की संतुलित मात्रा का उपयोग कपास की फसल से अच्छी पैदावार दिलाने में सहायक साबित होती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर।
आपसे ये कहे कि आप अपने मोबाइल के जरिए खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। जी हाँ, अगर आप उन किसानों में हैं जो मोटर पंप के जरिए खेतों में पानी पहुंचाने के लिए मोटर को चलाने और बंद करने के लिए रात भर जागते हैं, तो आपकी समस्या का हल निकल चुका है। जी हाँ, इस समस्या का हल निकाला है हरियाणा के सुनील ढोलिया ने। कैसे, आइए देखते हैं। सुनील ढोलिया केविन टेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही कारण है कि ये किसान की जरूरतों को भी भली भांति जानते हैं। इन्होंने किसानों की जरूरत को समझते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके इस्तेमाल से किसानों का काम आसान होगा। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे मोबाइल से चलाया जा सकता है। इस प्रोडक्ट के द्वारा अब किसानों को मोटर पंप को चलाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुनील ढोलिया के कंपनी द्वारा बनाए गए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सरकार के आंकड़ों के लिए भी उपयोगी है। इससे मॉनिटरिंग करने में भी आसानी है। साथ ही सरकार के लिए डेटा रिकॉर्ड करने के लिहाज से ये एक सुविधाजनक उपकरण है। सरकार इस प्रोडक्ट के जरिए कितने लीटर पानी की खपत हुई है, ये रिकॉर्ड भी आसानी से ले सकती है। सुनील ढोलिया ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल कर सारे पंप को ऑटोमेटिक किया जा सकता है। हम लोग किसानों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कहीं से भी अपने खेत की मोटर को चला सकते हैं। कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या पुराने टाइम से रहा। मैं खुद भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमारी जो मोटर है पानी की, वो नहर किनारे थी और हमें मोटर को चलाने के लिए जाना पड़ता था पाइपलाइन के द्वारा। तो हमने क्या किया कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हम घर बैठ के ही उसको चला लें। तो ये रिक्वायरमेंट जो थी, ये रूट कोज था, ये किसान की असल समस्या थी। कई लोगों की 3-3, 5-5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं, तो उन किसानों को बेचारों को खेत पे ही सोना पड़ता था। बार बार चालू बंद करने के लिए मोटरसाइकिल का चक्कर लगाना पड़ता था। लाइट के बार बार कट लगने से परेशान रहते थे। कई बार लाइट का फॉल्ट हो जाता था, वो पानी का वेट करते रहते, पानी नहीं आता था। तो ये तमाम तरह की समस्याओं का जो समाधान है वो केविन टेक लेके आया। केविन टेक प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट हैं उसमें किसान अपने घर बैठे अपने खेत की मोटर को चला सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या की किसानों का ये हल करता है, वो है मोटर जलने की समस्या। मोटर बार बार जलती रहती है, किसानों को ये पता नहीं होता कि वो क्यों जल रही है, क्या कारण है। तो मैं उसको संक्षेप में बता दूं कि मोटर बिना वजह नहीं जलती है, मोटर का कोई ना कोई कारण रहता है। या तो वो आपको स्टार्टर से पीछे कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से मोटर जलेगी, जिसमें 2 फेस लाइट हो गया, उल्टी लाइट आना हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया। या स्टार्टर से आगे कुछ फॉल्ट्स होंगे, लाइक ओवरलोड हो गया, ड्राई रन हो गया, पानी नहीं उठाना हो गया, स्टार्टर से आगे मोटर का तार कटना हो गया। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोटर जलती है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है GSM प्लस, वो क्या करता है कि आपको मोबाइल से चलाने की तो आज़ादी देता ही है, प्लस आपको पूरा मोटर को जलने से भी बचाता है। नया मॉडल जो अभी लॉन्च हुआ है केविन टेक GSM प्रो, उसके अंदर आपका अगर कोई तार भी चोरी करता है तो आपको फ़ोन करके बताएगा कि जी कोई आदमी आपके खेत में तार चोरी कर रहा है। अगर वो प्रोडक्ट चोरी करके लेके जाता है तो उसकी लोकेशन भी आपको मिलेगी। तो जो किसानों की तार चोरी की समस्या है उसका भी हमने समाधान कर दिया है। गवर्नमेंट यूज में जितना भी पानी सप्लाई का मोटर है, जो कि हम देखते हैं कि पानी कभी घरों में 6 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है। दिक्कत क्या रहता है कि वो मैनुअल होता है। अगर हम केविन टेक का GSM प्रो प्लस मॉडल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक बार टाइम सेट करना है, डेली आपकी मोटर उसी टाइम से चलेगी। अगर उस टाइम आपकी पावर नहीं है, ये यूज होता है जितना भी पानी सप्लाई का डिपार्टमेंट है, तो जितना भी पानी सप्लाई का डिपार्टमेंट है वो इस तकनीक का यूज करके अपने सारे पंप्स को ऑटोमेट कर सकते हैं कि उनको पूरा का पूरा मोटर उनके टाइमर के हिसाब से चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा और उतना ही चलेगा जितना उसको पानी चाहिए। सुनील ढोलिया की इस बड़ी सफलता में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा योगदान है। इस सेंटर को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सपोर्ट प्राप्त है। हम इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से एग्रीकल्चर में जो इनोवेटिव काम कर रहे हों उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करते हैं। पैन इंडिया से मेंटर्स आते हैं, टेक्निकल, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज उनकी काउंसलिंग करते हैं और 1-on-1 सेशंस उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे उनको पता चले उनको व्यापार को कैसे बढ़ाना है,
डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, डीलरशिप चैनल उनको कैसे ओपन करने हैं, टीम हायरिंग कैसे करनी है, अपनी कंपनी कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश करके और एक्सपेंशन तक कैसे जाना है, इन सारी चीज़ों में यह सेंटर हेल्प करता है। ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है जो कि किसानों की मोटर को बंद और चालू करने के लिए बहुत कारगर साबित है। इसको किसान घर बैठे अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो अहम प्रोजेक्ट है स्टार्टअप, उन्हीं में से एक सुनील ठोलिया जी भी हैं, जिनकी एक सक्सेस स्टोरी हम आज कवर कर रहे हैं और जो एक भारत देश में विभिन्न राज्यों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही विदेशों में भी इनका प्रोडक्ट जा रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। किसानों को खेती किसानी के दौरान पूंजी की आवश्यकता होती है और इसे वो बेहद ही आसानी से ऋण के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड इनके लिए एक ऐसी योजना है जिसमें बेहद ही आसान से शर्तों पर और साथ ही कम ब्याज पर उन्हें ऋण मिल सकता है और अगर सही समय पर आपने भुगतान कर दिया तो ब्याज में छूट भी मिलती है। तो आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।